नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आइए, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्नपुर में। आज हम एक बेहतरीन टॉपिक के साथ फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं, जिसका नाम है ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में 6 स्टैंडर्ड्स की जो चैप्टर नंबर 1 लेकर के आया हूं। ये आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो आम इंसान के लिए भी इस चैप्टर को समझना जानना बहुत ज़रूरी है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। आपको मैं समझाऊंगा ग्रह क्या होता है, उपग्रह क्या होता है, तारे क्या होते हैं, सूरज में ऊर्जा कहाँ से मिलता है, सूरज इतना गर्म कैसे होता है, सूरज से पृथ्वी की दूरी क्या है, चांद से पृथ्वी की दूरी क्या है। ये सारा कुछ आपको एक ही वीडियो में मैं समझाने का प्रयास करूंगा। और यदि आप अंत तक बने रहते हैं तो मुझे आपसे वादा है कि आप सारा कुछ जो है ना समझ पाएंगे। तो आइए, हमारा जो आज का टॉपिक है एनसीईआरटी का 6 स्टैंडर्ड का पहला चैप्टर, इसका नाम है आपको सौरमंडल। तो सौरमंडल हम देखने का अभी प्रयास करेंगे। और अब से मेरा ये प्रयास रहेगा, क्योंकि मैं तो हिस्ट्री का पूरा सीरीज जो है करवाऊंगा ही, उसमें बहुत सारे टॉपिक मैं करवा भी दिया हूँ, आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अब से मैं ये शुरू किया हूँ कि ज्योग्राफी को भी साथ साथ लेकर के चलूँगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं या हमारे स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं सर कि ज्योग्राफी भी हमारा जो है ना साथ साथ करवाते चलिए, कि एक साथ जो है ना कम से कम 2 सब्जेक्ट हो जाए। तो अब से मैं ज्योग्राफी का भी एक एक करके चैप्टर क्लियर करते जाऊंगा और मैं क्लास 6 से लेकर के 12th तक करवाऊंगा। आपको कहीं भी किसी भी चैनल पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए, सबसे पहले हम देखते हैं सौरमंडल। सौरमंडल क्या है? तो सौरमंडल का मतलब होता है कि सूरज या सूर्य और उसके जो आसपास छोटे छोटे ग्रह है या उल्का पिंड वगैरह सब मिला करके सौरमंडल का निर्माण होता है। जैसे देखिए, सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंडों जैसे कि क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर के सौरमंडल का निर्माण करते हैं। तो सौरमंडल में क्या आ जाएंगे? सूर्य, ये जो 8 ग्रह है, पहले 9 था लेकिन अब 8 है। इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा कि क्यों प्लूटो को जो है ना ग्रह के श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया, कब निकाला, और एक ग्रह होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, वो सारी कुछ अभी मैं बताऊंगा आगे। 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड और उल्का पिंड मिलकर के सौर ग्रह मतलब सौरमंडल का निर्माण करता है। अब आइए देखिए कि सौरमंडल का मुख्य कौन है? सूर्य है। आप सभी को पता होगा कि सूरज जो है ना केंद्र में है और एक दीर्घवृत्तीय पथ पर सारे ग्रह जो है ना परिक्रमा करते हैं। ये सूरज है और सारे ग्रह ऐसे करके जो है ना क्या है कि परिक्रमा करते रहते हैं। और सेंटर में सूरज है और सूरज से सभी ग्रह को ऊष्मा और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसीलिए सूरज को मुखिया भी कहा गया है सौरमंडल का। यह आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। आइए आगे देखते हैं कि सूर्य के बारे में हमें बहुत कुछ जानना जरूरी है, क्योंकि आप किसी भी पेपर की तैयारी करते हो, इवन कि रेलवे की तैयारी करते हो, ग्रुप डी की तैयारी करते हो, एसएससी की तैयारी करते हो या पीसीएस की तैयारी करते हो, आपको यहां से क्वेश्चन एक न एक जो है ना कहीं देखने को मिल जाएगा। तो आप बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, वो सारा कुछ मैं क्लियर करूंगा। सौरमंडल के केंद्र में कौन होता है? तो सौरमंडल के केंद्र में सूरज होता है। अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है सूरज, जो है अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। और आपको बता दूं कि सूरज के अंदर नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया क्या है? तो जब दो छोटे छोटे नाभिक मिल करके एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। और यही नाभिकीय संलयन अभिक्रिया सूरज के अंदर होता है और ऊष्मा और प्रकाश की उत्पत्ति सूरज से होता है। अब आप चलिए आगे बढ़िए। सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल को बांध करके रखा है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता रहता है यहां से बार बार क्वेश्चन। ये देखिए, ये सूरज केंद्र में है और देखिए कि ये सभी ग्रह अपने सुनिश्चित जो निर्धारित पथ है उसी पर हमेशा जो है ना चक्कर लगाता रहता है। ये चक्कर, अब बताइए कि ऐसा क्या है कि हमेशा जो है ना एक ही पथ पे चक्कर लगाता रहता है, कभी भी जो है ना बिल्कुल दिक्कत नहीं आती। तो अब देखिए, ये जो है सबका अपना अपना पथ है
और ये कभी नहीं इधर होगा या और ये इधर नहीं होगा, और ये इधर और इधर कभी नहीं होगा। ये आपस में नहीं सटेंगे, नहीं दूर जाएंगे, बिल्कुल। सूरज जो है ना, एक क्या है कि खिंचाव बल, सूरज के अंदर एक खिंचाव बल है जिसके कारण सूरज सभी ग्रह को आपस में बांध करके रखा है। उसके आगे देखिए, सूरज सौरमंडल के लिए प्रकाश और उष्मा का एकमात्र स्रोत है। जी, जितने भी ग्रह है सौरमंडल में, किसी के पास नहीं उष्मा है नहीं प्रकाश है, सारे ग्रह सूरज के ऊपर डिपेंड है, उसी से उष्मा और प्रकाश की प्राप्ति होती है। यह भी क्लियर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहां से क्वेश्चन आता है बार बार, पृथ्वी सूर्य से लगभग कितना दूर है? तो जी दोस्त, पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर है। आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब समझिए कि 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर से जब प्रकाश चलती है, समझिए कि ये पृथ्वी है, ये सूरज है सन, और ये पृथ्वी है। अब देखिए यहां से जब प्रकाश चलती है तो ये 15 करोड़ किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगता है? तो ये लगभग 8 मिनट, अबाउट 8 मिनट, ये अबाउट 8 मिनट लगता है। और यहां से क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिल जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, लगभग 8 मिनट आप बिल्कुल याद रखेंगे, 8 मिनट। अब आगे बढ़िए। हाँ, एक चीज और कि चांद कभी कभी आपको लगता है कि सूरज से बड़ा दिखता है। बच्चे क्वेश्चन करते हैं, ये आपके मन में भी होता होगा कि यदि सूरज बहुत बड़ा है और चांद सूरज के तुलना में छोटा है तो चांद हमें बड़ा क्यों दिखता है? बिल्कुल आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए। अब देखिए, सूरज यहां है, ठीक है, पृथ्वी यहां है, और ये समझिए कि चांद छोटा है। अब क्या है कि आप पृथ्वी पर से देखेंगे किसी भी चीज को तो ये दूर है और ये इतना पास है। तो जो पास की वस्तु होती है, भले उसकी साइज छोटी ही होती है लेकिन वो हमें बड़ा दिखता है, लेकिन दूरी के कारण सूरज जो है ना पृथ्वी से छोटा दिखता है। तो इसमें आपको नो डाउट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक आने में 8 मिनट का समय लेता है और सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। यह आपको बताया था, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होने के हाइड्रोजन और नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होने के लिए हाइड्रोजन और हीलियम का होना बहुत जरूरी है। तो हाइड्रोजन और हीलियम मिलकर के सूरज के अंदर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया करते हैं। आप याद रखिएगा, हाइड्रोजन और हीलियम ये दोनों मिलकर के संलयन अभिक्रिया करती है, संलयन। और इसी कारण से सूरज में हमेशा प्रकाश और ऊष्मा की उत्पत्ति होती रहती है। आइए अब हम सूरज क्लियर कर लिए, सूरज के बारे में देख लिए। अब हम देखते हैं ग्रह, बहुत ही महत्वपूर्ण है ग्रह और उपग्रह। आप कंफ्यूज होते होंगे, बच्चे भी कंफ्यूज होते हैं कि सर ये ग्रह और उपग्रह क्या है। तो देखिए ग्रह के बारे में बताऊं आपको। सौर मंडल में 8 ग्रह है और सूर्य से दूरी के अनुसार क्रम, ये तो पता हो गया कि आपको सूर्य के सौर मंडल में कितने ग्रह है, 8। अब देखिए आप बहुत बार कंफ्यूज रहते हैं, 8 है या 9 है, 8 है या 9 है। कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि प्लूटो को 2006 में ग्रह के श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया। क्योंकि जब अंतर्राष्ट्रीय जो भूगोलवेत्ता जो ग्रह उपग्रह के बारे में यह निर्धारित करते हैं, जो जानते हैं, उन्होंने बैठ करके जब मीटिंग किया तो उनको लगा कि कुछ क्राइटेरिया है, जैसे साइज है, दूरी है, बहुत सारी चीजें हैं जिसके आधार पर किसी पिंड को ग्रह या उपग्रह घोषित किया जाता है। ये जो प्लूटो है उन चीजों को पूरा नहीं कर पा रहा था, इसीलिए 2006 में इसे ग्रह के श्रेणी से बाहर कर दिया। किसको बाहर कर दिया गया? प्लूटो को। तो अब देखिए सूर्य के दूरी के अनुसार, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, ये तो मैं बता दूं कि यूपीएससी का भी फेवरेट क्वेश्चन है, एसएससी का भी फेवरेट क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम का भी फेवरेट क्वेश्चन है। ये तो आप बिल्कुल रट लीजिए। इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला भी अभी बताता हूं। अब देखिए सूरज से दूरी के क्रम, पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, यही क्रम है। इसी क्रम में आपको इसे याद करना पड़ेगा।
अब ट्रिक क्या है इसका, अब ट्रिक देखिए, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट। तो एम से मरकरी, वी से वेनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर और एस से सैटर्न, यू से यूरेनस और एन से नेपच्यून। तो ये आप जो फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया है ये बिल्कुल याद कर लीजिएगा। ये फार्मूला से आप बहुत सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे। और इवन कि यदि आप किसी स्टेट का पीसीएस भी दे रहे हैं तो पीसीएस में भी आप जब क्वेश्चन लिखते हैं ज्योग्राफी से संबंधित या पृथ्वी से संबंधित तो यह आपको बहुत काम देगा वहां, तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए थोड़ा बहुत आगे बढ़ते हैं। बुध सूर्य का चक्कर 88 दिन में लगाता है। तो यदि आप इन चीजों को समझ गए होंगे दूरी, तो अब देखिए थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है कि जिसकी दूरी ज्यादा होगी, समझिए कि सन है और ये बुध है। तो देखिए यदि बुध जो है ना जुपिटर मरकरी यदि इस सर्कल पे घूम रहा है, आपको इस सर्कल पे, तो क्या है ये सर्कल छोटा है, तो छोटा सर्कल है तो फटाफट जो है ना दूरी तय कर लेगा। अब समझिए कि ये पृथ्वी वाला सर्कल है क्योंकि तीसरे नंबर पे है पृथ्वी, तो ये सर्कल में घूमने में आपको अपने पथ पे घूमने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जो पास में होगा वो फटाफट जो है ना जल्दी जल्दी सूरज की चक्कर लगा लेगा, जो दूर होगा उसका सर्कल भी लंबा होगा या सर्कल मतलब वृत्त भी बहुत बड़ा होगा और वो पूरे चक्कर लगाने में ज़्यादा समय भी लेगा जो पास के ग्रह है उसके तुलना में। तो बुध जो है ना 88 दिन लेता है चक्कर लगाने में क्योंकि उसका सर्कल छोटा है। और ये देखिए शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। ये आप विशेष ध्यान रखेंगे कि सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। तो यहां से थोड़ा आपको बता दूं कि ये जो शुक्र है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। क्यों जुड़वा ग्रह कहने के पीछे कारण ये है कि इसका जो आकार है और आकृति है पृथ्वी से काफी मिलता जुलता है, जिसके कारण इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा गया है। अब ये तो आपको बता ही दिया था कि प्लूटो को 2006 में ग्रह के श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया क्योंकि प्लूटो उन सारे क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहा था जिस क्राइटेरिया के आधार पे किसी पिंड को ग्रह या उपग्रह के श्रेणी में रखा जाता है। तो ये आप डेट थोड़ा याद रखिएगा कि 2006 में जो है ना 2006 में इनको ग्रह के श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया था, कभी कभी पूछ लिया जाता है। अब चलिए दोस्त हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आइए हम देखते हैं पृथ्वी के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो पृथ्वी है, क्योंकि जिस गोले पे हम रहते हैं वो पृथ्वी है। जैसे देखिए ये वही गोला है जिस पे हम रहते हैं और हमारी जो भारत की स्थिति है हम यहाँ पर है। ये देखिए ये भारत है और ये पृथ्वी जो है ना इस तरह से घूमती है हमेशा और इस तरह से भी घूमती है अपने अक्ष पे। ये क्या है पृथ्वी का अक्ष है। पृथ्वी एक्चुअली 23.5 डिग्री जो है ना अपने अक्ष पे झुका हुआ है, इस तरीके से घूमती है। और दूसरी बात कि ये जो अपने अक्ष पे घूमती है पृथ्वी, इसे कहते हैं घूर्णन गति। और पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमने के साथ साथ पृथ्वी के चारों तरफ ये चक्कर लगाती है, इसे परिक्रमण गति कहते हैं। जो एनसीईआरटी का जो 6वीं का एनसीईआरटी है उसके जो नेक्स्ट चैप्टर है, इसके बाद दूसरी चैप्टर, उसमें हम इसे बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए कुछ देखते हैं हम आगे। सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा है, ये पॉइंट अब नोट करिएगा, यहाँ से जो है ना क्वेश्चन आता है। सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा है, बताया था आपको बुध, शुक्र, पृथ्वी, तो ये तीसरा है। आकार में पांचवा है। जो ग्रह है 8 ग्रह, उस ग्रह में पृथ्वी भी एक है जिसमें आकार के आधार पे पृथ्वी को 5वां स्थान दिया गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है पृथ्वी। जो एक्चुअल जो ये ग्लोब है एक्चुअल इसमें जो है ना पूरी तरीके से पृथ्वी की है तो बनाया गया प्रतिरूप ही है, लेकिन पूरी तरीके से ये पृथ्वी को
रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है। ये क्या है कि थोड़ा सा ये चपटा है, दोनों ध्रुव पे थोड़ा सा चपटा है अपने आप में। ये देखिए थोड़ा सा पृथ्वी की प्रतिरूप हम बनाने की यहाँ कोशिश करते हैं। ये समझिए पृथ्वी है और ये इसका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और इस रेखा को हम चलिए नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे। इसको हम कहते हैं देशांतर रेखा, और ये जो ऐसी रेखा बनी हुई होती है इसे हम कहते हैं अक्षांश रेखा। तो ये जो पृथ्वी अपने अक्ष पे थोड़ी सी चपटी है दोनों, और ये अपने ध्रुव पे झुकी हुई है 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां केवल पृथ्वी पर ही पाया जाता है। पृथ्वी यह वो गोला है, इसी गोला पे मात्र जो है ना जीवन जीने के लिए परिस्थितियां मौजूद है, इसीलिए हम इस पे जिंदा है। इसके अलावे जो 7 ग्रह है उस पे जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं है, और वैज्ञानिक इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं और यही जो है ना खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसा और ग्रह है जिस पे जीवन जीने के लिए थोड़ी सी परिस्थितियां है। तो वैज्ञानिक रिसर्च और खोजबीन में लगे रहे हैं, और इस तरह की कुछ बात यदि सामने आती है तो हम लोगों के सामने आ जाएगी। तो सूर्य तीसरा है दूरी के अनुसार, आकार में 5वां, ध्रुवों पर थोड़ी सी चिपटी। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां केवल पृथ्वी पे, और पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडा। ये बहुत ही आइडियल परिस्थिति है पृथ्वी पे जीवन के लिए। और सब ग्रह के बारे में यदि आप पढ़ेंगे तो देखेंगे नेपच्यून वगैरह या मरकरी के बारे में पढ़ेंगे आप, तो सूरज कितना नज़दीक है कि वहाँ जो है ना जीवन जैसी परिस्थितियाँ कुछ है ही नहीं, इतनी गर्म है, इतना गर्म है कि वहाँ जीवन संभव है ही नहीं। या नेपच्यून जो देखेंगे लास्ट में है, या प्लूटो जिसको हटा दिया ग्रह की श्रेणी से, वहाँ देखिएगा कि इतनी टेम्परेचर लो है कि वहाँ भी जीवन संभव नहीं है। लेकिन पृथ्वी पे ये आइडियल स्थिति है कि नहीं उतनी गर्मी है न ही उतनी ठंडी है, तो यहाँ जीवन आराम से संभव है। उसके बाद आइए आगे कि यहाँ पर पानी और हवा जो जीवन जीने के लिए सबसे आधारभूत आवश्यकताएं हैं, वो दोनों यहाँ आसानी से उपलब्ध है, जिसके कारण यहाँ जीवन संभव है। तो ये दोनों चीज यहाँ मिल जा रहा है। पृथ्वी पर वायु भी है और जल भी है, मतलब ऑक्सीजन भी है और यहाँ वाटर दोनों मिलता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीला दिखता है। ये क्वेश्चन तो समझिए फेवरेट है, हर एक छोटे मोटे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसा दिखता है। तो अंतरिक्ष से दिखने पे पृथ्वी नीला दिखता है, और नीला दिखने का कारण है क्योंकि पृथ्वी पे 2/3 मतलब 2/3 जो है ना वाटर है, जिसके कारण पृथ्वी अंतरिक्ष से नीला दिखता है। ये आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अब हम पृथ्वी के बारे में देख लिए, कुछ पॉइंट्स थे। खैर इस छोटे से वीडियो में पूरे पृथ्वी के बारे में तो कवर नहीं किया जा सकता, लेकिन जो भी मुझे लग रहा था जरूरी है उसको कवर कर लिया हूं इस चैप्टर के अनुसार से। आगे जैसे जैसे हम चैप्टर में बढ़ेंगे वैसे वैसे बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होते जाएगी। अब हम देखते हैं कुछ बिंदु जो इंपॉर्टेंट है। पूर्ण चंद्रमा वाली रात, जब आप कभी देखते हैं कि चंद्रमा बिल्कुल जो है ना अपने राउंड शेप में है, बिल्कुल थोड़ा सा भी कटा फटा नहीं है, ये तो सॉरी बन नहीं पाया आपको, लेकिन देखिएगा बिल्कुल राउंड है, तो उस रात को हम कहते हैं कि पूर्णिमा वाली रात। पूर्ण का मतलब पूरा और रात का मतलब रात, जो जब चांद पूरा हो जाता है तो उसे पूर्णिमा कहते हैं। उसके बाद जब नए चांद वाली रात को हम क्या कहते हैं, अमावस्या। ऐसा माना जाता है कि अमावस्या के दिन चांद का फिर से दोबारा जन्म होता है, और चांद देखिए एकदम बिल्कुल जो है ना बिल्कुल बच्चे की तरह छोटा सा दिखता है, एकदम ऐसे थोड़ा सा दिखेगा आपको। तो इस रात को हम क्या कहते हैं, अमावस्या की रात कहते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी खगोलीय पिंड जो रात में चमकते हैं खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तो ये भी आपको मैंने बताया था कि खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, तो रात में चमकने वाले वे सारे पिंड जो आसमान में दिखते हैं खगोलीय पिंड
कहलाते हैं। अब ऊष्मा खगोलीय पिंड कहलाती है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाली तथा गर्म होते हैं। अब देखिएगा कि जैसे आपको तारा के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लें। तारे जो है ना टिमटिमाते हैं रात में, लेकिन आपको छोटा दिखता है, सूरज बड़ा दिखता है। तो आपको एक चीज बता दूं कि तारे जो होते हैं सूरज से बहुत ज़्यादा दूर होता है, बहुत ज़्यादा दूर, समझिए कई गुना दूर होता है। कई गुना दूर भी होता है सूरज से तारा और कई गुना बड़ा भी होता है। तो कई गुना बड़ा से यहाँ जो है ना आपको बड़ा नहीं दिख पाता है, यहाँ जो है ना दूरी मैटर करता है। ज़्यादा दूरी होने के कारण आपको तारे छोटे दिखते हैं सूरज के तुलना में। दूसरी बात कि तारा वह पिंड है जिसमें अपना प्रकाश और ऊष्मा दोनों होता है और प्रकाश ऊष्मा के कारण ही लाल दिखता है। तारे के विभिन्न समूह द्वारा बनाया गया आकृति नक्षत्र मंडल कहलाता है। अब देखिएगा कि तारे बहुत सारे जो है ना आपको बहुत सारे जो है ना आकृति दिखेंगे अलग अलग तरह के आसमान में रात में, जिसे हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। जैसे अर्सा मेजर भी एक नक्षत्र मंडल है जो तारों के समूह या तारे के समूह मिलकर के आकृति बनाते हैं। देखिएगा रात में तो आपको दिखेंगे विभिन्न तरह की, जैसे सप्तर्षि है, अर्सा मंडल है और भी बहुत सारे हैं। ये इसे हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। प्राचीन समय में जो दिशा का निर्धारण होता था, क्योंकि आज के तरह तो इतने टेक्नोलॉजी या इतने यंत्र वगैरह तो थे नहीं, लेकिन यात्रा तो उस समय भी लोग करते थे। तो कैसे पता लगाते थे रात में कि ये उत्तर है दक्षिण है? तो तारों के माध्यम से लोग पता करते थे कि ये दिशा उत्तर है और ये दक्षिण है। अब बता दूं आपको कि ध्रुव तारा के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। ध्रुव तारा हमेशा आसमान में रात में उत्तर दिशा में ही निकलता है। तो जब आप जानते हैं कि उत्तर दिशा में ध्रुव तारा होगा तो उसके जस्ट अपोजिट में क्या हो जाएगा आपको? दक्षिण। और जब हमारा चेहरा उत्तर की तरफ होता है तो हमारा जो दायां हाथ होता है पूरब होता है और बायां हाथ क्या होता है हमारा? पश्चिम होता है। तो यदि आपको एक डायरेक्शन मालूम हो तो आप जो है ना तीनों डायरेक्शन पता कर सकते हैं। तो यही ध्रुव तारा के माध्यम से लोग ये पता लगा लेते थे पुराने समय में कि ये दिशा कौन सा है। कुछ खगोलीय पिंड जिसमें कि ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता ग्रह कहलाता है। जैसे शुरू में आपको बताया था कि यह भी हम देखने की कोशिश करेंगे कि ग्रह क्या है। तो वह सारे पिंड जिसमें ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है ग्रह कहलाता है। जैसे पृथ्वी भी एक ग्रह है, पृथ्वी में नहीं ऊष्मा है नहीं प्रकाश है। ये सूरज के प्रकाश और ऊष्मा से ही आपको अपना काम चलाता है। सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है। जी, सूरज जो है ना पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है। सूरज पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है और चंद्रमा एक उपग्रह है जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। चांद के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि चांद जो है ना ये पृथ्वी समझिए कि अर्थ है तो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है ये मून। तो धरती का एकमात्र उपग्रह है और उसका नाम है मून। तो आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कुछ और चीज़ों को देखते हैं। आइए अब हम देखते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पृथ्वी पे हम रहते हैं जिस गोला पे, उस गोले का जो है ना चंद्रमा से एक अटूट संबंध है। हमारे जीवन में हमेशा चंद्रमा से संबंधित कुछ गतिविधियां देखने और सुनने को मिलता है कि आज पूर्णिमा है, अमावस्या है, छोटी चांद है, बड़ी चांद है, चांद ग्रहण है। तो इन्हीं चीज़ों को समझने के लिए या सूर्य ग्रहण है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या पृथ्वी की गतिविधियां को समझने के लिए चांद को समझना बहुत जरूरी है। तो आइए चांद को समझते हैं। पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का मात्र और केवल एक उपग्रह है चंद्रमा। इसके अलावा पृथ्वी का कोई उपग्रह नहीं है और चांद हमेशा पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप याद रखिएगा कि जो चंद्रमा का जो व्यास है, व्यास आप जानते होंगे ये व्यास है। तो ये जो चंद्रमा का व्यास पृथ्वी समझिए कि ये चंद्रमा है, इसका व्यास ये अर्थ है, ये मून है। तो जो पृथ्वी का व्यास है
चंद्रमा के व्यास का चौगुना है, और इसे यूं कह सकते हैं कि चंद्रमा का जो व्यास है पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। अब समझिए कि कितना फर्क है, कितना छोटा है पृथ्वी के तुलना में चांद। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूरी है। इसे भी याद रखिएगा। कभी कभी बाय द वे यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि पृथ्वी से चांद की दूरी क्या है। तो ये पृथ्वी ऐसे चांद की दूरी कितनी है, तो 3,84,400 किलोमीटर। जबकि आपको बताया था कि सूरज की कितनी दूरी है, तो सूरज की दूरी है पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर। अब समझिए कि चांद के तुलना में पृथ्वी का सूरज से कितना ज्यादा दूरी है। इसी कारण आपको चांद पृथ्वी से बड़ा दिखता है और सूरज छोटा। यहां दूरी मैटर करता है, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वह पहला व्यक्ति था जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को चांद पे अपना पहला कदम रखा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहला व्यक्ति था जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को चांद पे पहला कदम इन्होंने रखा। याद रखेंगे, ये डेट काफी महत्वपूर्ण डेट है सभी के लिए, सभी एग्जाम के लिए भी। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है। समझिए, प्रकाश की इतनी दूरी होने के बावजूद भी सूरज से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट लगभग लग जाता है। इसको आप थोड़ा अपने दिमाग में बिठा करके चलिएगा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन समय लेता है। 27 दिन बहुत कम होता है, लेकिन अब जो यहाँ एक चीज काफी महत्वपूर्ण है, कभी कभी पेपर में आपको क्वेश्चन ये आता है कि चंद्रमा का हमेशा एक ही भाग जो है ना पृथ्वी से क्यों दिखता है। तो एक ही भाग दिखने के लिए सबसे बड़ा जो कारण है वो कारण ये है कि चंद्रमा का जो परिक्रमण गति है, अभी बताया था कि ये देखिए, ये समझिए कि पृथ्वी है और ये पृथ्वी है और ये अक्ष है चंद्रमा का। चंद्रमा इस पे घूमता रहता है हमेशा लगातार। तो ये चंद्रमा का जो हो गया ये परिक्रमण गति हो गया, और अपने अक्ष पे भी ये ऐसे घूमता रहता है, इसे घूर्णन गति कहते हैं दोस्त। तो ये जो परिक्रमण गति है, ये घूर्णन गति और ये परिक्रमण गति दोनों सेम होने के नाते पृथ्वी से चांद का हमेशा एक ही भाग दिखता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से एक बार यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था, आईएएस के एग्जाम में भी और पीसीएस के एग्जाम में, तो यहां से क्वेश्चन आता ही रहता है, इसीलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये हो गया, अपने अक्ष पर घूमता है, इसी कारण से पृथ्वी से चांद का एक ही भाग हमेशा दिखता है। अब क्षुद्र ग्रह के बारे में वीडियो शुरू करने से पहले मैंने आपको बताया था क्षुद्र ग्रह के बारे में भी समझेंगे। क्षुद्र ग्रह कुछ विशेष नहीं, इसके बारे में आपको विशेष क्वेश्चन नहीं आता है कहीं से। कभी कभार इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि तारों, ग्रह, उपग्रह के अलावे असंख्य छोटे छोटे पिंड सूरज के चक्कर लगाते रहते हैं। जितने ग्रह है इसके अलावे भी कुछ छोटे छोटे पिंड है, समझिए सन है, और कभी कभी छोटे छोटे पिंड भी इसके चक्कर लगाते रहते हैं। उन्हीं पिंड को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। हाँ, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है आपको, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि ये जो क्षुद्र ग्रह है किन दो ग्रहों के बीच में एक पट्टी टाइप का है। ये जो क्षुद्र ग्रह है दो ग्रहों के बीच में एक पट्टी टाइप का है, एक पट्टी है। ये आपको है, ये आपको मंगल और बृहस्पति के बीच में, याद रखिएगा, क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में। तो आप भूलिएगा मत, इसे जो है ना ऐसे समझिए कि मंगल और बृहस्पति के बीच में। तो मौ से मम्मी और बी से बाबूजी और मम्मी और बाबूजी के बीच में छोटे बच्चे हैं, मतलब छोटे उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह है। तो इसे आप मत भूलिएगा। मम्मी और बाबूजी के बीच में मतलब मौ से मंगल और बाबूजी से बृहस्पति।
बृहस्पति और मंगल के बीच में क्षुद्र ग्रह है, इसे आप याद रखेंगे। ये मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है। उल्कापिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला छोटे छोटे टुकड़े कभी कभी बिना जले पृथ्वी पे गिर जाते हैं, उसे हम उल्कापिंड कहते हैं। अब जानते हैं कि सूरज के जो आसपास में छोटे छोटे टुकड़े हैं वो क्या करता है कि कभी कभी जो है ना बिल्कुल तेजी के साथ पृथ्वी की तरफ गिरता है, लेकिन पृथ्वी का अपना वातावरण है, उस वातावरण से घिस करके घर्षण के कारण क्या होता है, कभी कभी कोई तो जल जाता है, जल करके वही समाप्त हो जाता है। लेकिन कोई कोई क्या होता है कि वेट के कारण या ज़्यादा घर्षण नहीं लगने के कारण वो जल नहीं पाता है और बिना जले पृथ्वी पे गिर जाता है, तो कभी कभी देखिएगा पृथ्वी बड़ा बड़ा सा गड्ढा बन जाता है। इसे उल्कापिंड ही के द्वारा गड्ढा बनाया जाता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले, अब देखिए आकाशगंगा, तो खुले आकाश में एक ओर से दूसरे ओर तक सफेद आपको पट्टी की तरह दिखेगा। कभी कभी आपको खुले आसमान में, थोड़ा देखिए यहाँ पे, खुले आसमान में एक पट्टी की तरह आपको दिखेगा, एक ओर से दूसरे तरफ सफेद सफेद करके। तो ये क्या है, आकाश गंगा कहते हैं या इसे मिल्की वे भी कहते हैं। तो पुराने समय में ये लगता था कि आसमान में कोई नदी जो है ना बह रही है, तो इसी नदी के नाम पे इसे आकाश गंगा, मतलब गंगा की तरह जो है ना है, इसे नाम दिया गया। तो ये जो एनसीईआरटी का पहला चैप्टर था ज्योग्राफी का, इसे मैंने काफ़ी कुछ जो भी वहाँ दिया गया था सफलतापूर्वक मैंने वहाँ से नोट करके और आपको बताने का प्रयास किया है। अब जो ज्योग्राफी का नेक्स्ट वीडियो आएगा नेक्स्ट चैप्टर का, तो मुझे लग रहा है कि आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे और आपको एनसीईआरटी मतलब पढ़ सकते हैं, उतनी ज़रूरी नहीं है कि आप भी पढ़िए मैं भी पढ़ूँ। तो मैं पढ़ करके आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, तैयार करता हूँ, तो आप इसको नोट करके समझिए बढ़िया से। और यदि समझ गए होंगे तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।